Hello students, today we are going to continue chapter 4 reproductive health. Today we are going to discuss a very sensitive issue, that is medical termination of pregnancy, and the other topic is sexually transmitted diseases. तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होता है ये? इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी 9 मंथ के जेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट करने से पहले ही इंटेंशनली इस प्रेगनेंसी को रोक देना, इसका रिमूवल करना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे एमटीपी भी कहते हैं शॉर्ट में। एक दूसरा नाम है इंड्यूस्ड एबॉर्शंस भी कहते हैं इसे। क्यों? क्योंकि एबॉर्शंस यहाँ इंड्यूस किया जा रहा है किसी दूसरे एजेंट से। कुछ पिल्स हो सकती हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। कई बार अर्ली टर्म है, स्टार्टिंग फेज में कुछ पिल्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस किए जाते हैं, जिससे कि बेबी का रिमूवल हो जाता है, फीटस का, जो फुल्ली मैच्योर नहीं हो पाया है फुल टर्म से पहले ही। थोड़ा और टाइम बढ़ने के बाद डॉक्टर्स कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंट्रोड्यूस कराते हैं और यूट्रस में बेबी को, फीटस को क्रश कर दिया जाता है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाते हैं। वो पीसेस वैक्यूम के थ्रू वेजाइना से बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये है हॉरिबल प्रोसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 45 to 50 million MTPs परफॉर्म किए जाते हैं पर ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज का 1/5 है। एक्चुअली MTP इज नॉट मेंट फॉर कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, पर फिर भी ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। अब हमने देखा इसका प्रोसीजर कितना हॉरिबल सा है, तो फिर आखिर हम इसे करते ही क्यों हैं? तो गवर्नमेंट, पहले तो ये पूरी तरह से इलीगल था। अब 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज्ड किया है विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। अब क्या मिसयूज है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। मिसयूज हो रहा है अगर सेक्स डिटरमाइन हो गया और फीटस है फीमेल, तो इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स हो जाती हैं। हम इसके बारे में अभी फिर से बात करेंगे। पर इसके अलावा कहाँ ये लीगल है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज का रिमूवल होगा अगर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है। कैजुअल अनप्रोटेक्टेड। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कंट्रासेप्टिव तो यूज किया पर वो फेल हो गया, तो फेल्योर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स। थर्ड थिंग है फोर्स्ड कॉइटस या रेप्स। रेप विक्टिम अगर कंसीव कर लिया, उसने प्रेग्नेंट हो गई, कम एज की गर्ल है 15-14 इयर्स की, और अगर उसने प्रेगनेंसी हो गई तो हमारे कानून के हिसाब से ये लीगल है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कई बार कोर्ट केस चलता है और चीजें इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कई बार ऐसा भी हुआ कि टाइम इतना बढ़ गया कि एमटीपी सेफ नहीं था फॉर दैट स्मॉल गर्ल और कोर्ट ने अलाउ नहीं किया एमटीपी, पर कई केसेस में करा भी अलाउ, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इसके अलावा एमटीपी ऐसी जगह पर भी एसेंशियल हो जाती है जहां पर उस बेबी को पूरे टाइम तक बॉडी में रखना मदर की हेल्थ पे इल इफेक्ट डालता है या मदर के लिए फेटल हो सकता है। ऐसे कंडीशन में भी एमटीपी परफॉर्म किया जाता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो बेबी है, जो फीटस है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मींस आगे जाके उसको, अगर उसकी बर्थ हुई तो वो लाइफ लॉन्ग उस पेन को बेयर करेगा, उस स्ट्रेस वाली कंडीशन में रहेगा। इससे बेहतर है कि पहले ही उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले ही उसको उस जीवन भर के पेन से बचा लिया जाए। अब इसके अलावा ये जो एमटीपी है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स यानी पहले 3 महीने या फिर 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में सेफ है। स्टार्टिंग टाइम पे ये सेफ है, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रिस्क फैक्टर भी बढ़ता जाता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर्स में, यानी कि सेकेंड
ट्राइमेस्टर, 4th, 5th एंड 6th मंथ में ये काफी रिस्की हो जाती है, पर इस टाइम पे भी परफॉर्म की जाती है इन सम केसेस। हमारी कंट्री में क्या होता है, ये परफॉर्म की जाती है इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स, जो बहुत ही अनसेफ है। कई बार मदर के लिए फेटल भी हो सकती है, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो मदर जिसने एबॉर्शन करवाया है वो दोबारा कभी भी कंसीव ना कर पाए फ्यूचर में। इसके अलावा एक दूसरा भी इसका डेंजरस ट्रेंड ये है कि इसको मिसयूज किया जाता है फीमेल फीटिसाइड में। एम्नियोसेंटेसिस करा के या सोनोग्राफी के थ्रू अगर सेक्स ऑफ द चाइल्ड पता कर लिया गया, अनबॉर्न बेबी का सेक्स पता चल गया और वो फीटस है फीमेल, तो दैट विल बी फॉलोड बाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि पूरी तरह से इलीगल है। आप जानते हो क्या होता है एम्नियोसेंटेसिस? फीटस जिस एम्नियोटिक फ्लूइड में एम्बेडेड रहता है वहां से एम्नियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और जेनेटिक ये क्रोमोसोमल पैटर्न की स्टडी करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जानने के लिए। पर इंडिया में लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जानने के बजाय सेक्स ऑफ द बेबी जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और अगर फीमेल है तो उसका एबॉर्शन भी लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली करा देते हैं। एक मासूम से अनजन्मे बच्चे को लोग इतनी बेदर्दी से इजीली मार देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो फीमेल है। तो ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन भी हमारे सोसाइटी में जरूर होनी चाहिए, ताकि मेल फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन रह सके हमारे सोसाइटी में। तो फीमेल फीटिसाइड और सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे कंट्री में पूरी तरह से बैन है, इलीगल है ये। पर हमने देखा कि कुछ कंडीशंस में एमटीपी लीगल है। अब ये प्रैक्टिसेस अवॉइड करनी चाहिए। ये मतलब लीगल तो है, पर ये इन जनरल नहीं करना चाहिए, कुछ सर्टेन कंडीशंस में ही किया जा सकता है, और इसको अवॉइड ही किया जाना चाहिए क्योंकि ये मदर और फीटस दोनों के लिए हार्मफुल है और दोनों के लिए डेंजरस या फेटल हो सकता है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कर सकते हैं? काउंसलिंग। हमने क्या देखा था अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से कई सारी एमटीपीज करनी पड़ती हैं। तो काउंसलिंग करना लोगों की टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटिस, और लोगों को यह भी बताना कि इलीगल एबॉर्शन से कितने सारे रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो लोगों की काउंसलिंग करने से इन चीजों में काफी हद तक कमी आ सकती है। तो ये तो था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब अगला टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इन्फेक्शंस which are transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases और STDs। ये इन्हें वेनेरल डिजीजेस भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। क्या क्या डिजीजेस हैं? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वार्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। इनमें से 4 नेम्स तो हम 10th क्लास में लर्न कर चुके हैं, बाकी के हमें अभी नए नेम्स हैं। गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल वार्ट्स एंड HIV। ये आप 10th क्लास में लर्न कर चुके हो। नए नेम्स है जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस बी। ये कुछ डायग्राम्स हैं जहां पर पैथोजन का पिक्चर है या सिम्टम्स ऑफ दैट डिजीज यहां पर दिखाए गए हैं। ये बैक्टीरियल डिजीजेस है एसटीडीज। ये गोनोरिया का बैक्टीरिया है, ये साइफिलिस का बैक्टीरिया है। ये वायरल एसटीडीज में जेनाइटल वार्ट्स का वायरस है। ये कुछ सिम्टम्स हैं। तो कई बार सभी डिजीजेस के अपने अपने कुछ अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं, पर कुछ जनरल सिम्टम्स भी हैं जो सभी डिजीजेस में कॉमन है, जैसे कि इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इन जेनाइटल ऑर्गन्स। ये कुछ जनरल से सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV एड्स, ये 3 ऐसी डिजीजेस हैं जिनका कोई परमानेंट क्योर अभी तक नहीं है। इनके अलावा बाकी सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कंप्लीटली क्योरेबल हैं अगर उनका टाइमली डिटेक्शन हुआ और
मिला तो सभी डिजीजेज इन 3 को छोड़कर क्योरेबल हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे फीमेल्स में बहुत सारी डिजीज एसिम्टोमेटिक होती हैं, मींस कुछ भी सिम्टम्स विजिबल नहीं होते हैं, बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो पता ही नहीं चल पाता है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक अनडिटेक्टेड रहती हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, पता ही नहीं चलेगा तो वो स्प्रेड भी होती रहेगी। अब अगर इन्फेक्शन पता भी चला तो भी सोशल स्टिग्मा के चलते लोगों को ये डर रहता है कि सारे लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसका कैरेक्टर कैसा है, तो इस सोशल स्टिग्मा के चलते लोग डॉक्टर तक नहीं पहुंचते हैं, अपनी प्रॉब्लम को किसी से नहीं कह पाते हैं। अगर अर्ली स्टेज में इस इन्फेक्शन का पता चल जाए तो डिटेक्शन हो गया है तो ट्रीटमेंट मिल जाएगा, पर टाइमली डिटेक्शन नहीं हो पाता और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए लोग नहीं जा पाते डॉक्टर के पास। तो अगर डिजीज का टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो सकते हैं इससे, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखो फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन है, कई बार ओवरी का इन्फ्लेमेशन और यूट्रस का इन्फ्लेमेशन। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एबॉर्शंस जो हमने पढ़े, स्टिल बर्थ मींस डाइड बेबी ही पैदा हुआ, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, नॉर्मली प्रेगनेंसीज कहाँ होती हैं, यूट्रस में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है यूट्रस के अलावा कहीं भी प्रेगनेंसी हो जाए, मींस ओवरी में हो सकती है, फिम्बरी में हो सकता है, एम्पुला में मतलब फैलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट में हो गई, एम्पुला, स्टमस, इन्फेंटिबुलम, तो कहीं भी हो गई, ओवरी में या फैलोपियन ट्यूब में, या इवन कभी इंटेस्टाइन में भी हो सकती है प्रेगनेंसी। ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, थोड़ी रेयर है पर हो जाती है और इसमें फुल टर्म तक बेबी लाइव नहीं रह पाता है और फुल टर्म कंप्लीट करने से पहले ही बेबी की डेथ हो जाती है और ये काफी पेनफुल होती है प्रेगनेंसीज। इनफर्टिलिटी भी हो जाती है कई बार एसटीडीज के बाद, एसटीडी के चलते चलते इनफर्टिलिटी हो जाती है और वो कपल कभी भी उसको बेबी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक भी हो सकता है अगर एसटीडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ डिजीजेस हैं जैसे कि सिफिलिस एंड एड्स। हम एड्स आपके सिलेबस में आगे एक और चैप्टर में भी है, जब हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेस पढ़ेंगे तब फिर से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एड्स को, पर यहाँ पर मैं बता रही हूँ शॉर्ट में कि सिफिलिस और एड्स जैसी बीमारियां हैं जो ना सिर्फ सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलती है बल्कि इसका ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट आने से भी इसका ट्रांसमिशन हो जाता है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज की हुई नीडल, सिरिंज, कोई इंट्रावेनस ड्रग्स लेता है, तो किसी भी तरह से ब्लड का कांटेक्ट हो गया है तो भी ये डिजीज हो जाती है, ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में हो सकता है और इन्फेक्टेड मदर से उसके बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकता है और इवन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी हो सकता है। ये जो सिफिलिस का बैक्टीरिया है ये प्लेसेंटा क्रॉस कर सकता है, इसलिए ये मदर से उसके बेबी में भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कुछ तरीके हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जो है तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, मींस सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है, पर ये जाकर रहता है लिवर में। ये वायरस लिवर को इन्फेक्ट करता है। ये बड़ी खतरनाक सी बीमारी है क्योंकि ये इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू तो फैलती ही फैलती है, उसके अलावा जैसे हमने देखा पीछे ये ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट में भी फैलती है। जैसे कि बड़ी एक डराने वाली बात है, टैटू से, पियर्सिंग से, बार्बर्स के रेजर से, नाइफ से, ये शेयर करने से भी होते हैं। जैसे कि टूथब्रश से भी होता है। टूथब्रश से आप सोच रहे होंगे कैसे, अगर किसी पर्सन को कुछ गम ब्लीडिंग प्रॉब्लम है और उसका टूथब्रश में कुछ ब्लड रह गया, वो सेम ब्रश किसी दूसरे पर्सन ने यूज किया, वो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्रश था, वो सेम किसी ब्रश किसी दूसरे पर्सन ने जब यूज किया, उसके माउथ में कुछ अल्सर्स थे या उस
वो ब्लड लगा हुआ ब्रश का ब्लड किसी उस दूसरे पर्सन के अल्सर के कांटेक्ट में आ गया, मींस ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट अगर हो गया तो भी डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है। अनस्टेराइल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, डॉक्टर्स बहुत सारी नीडल सिरिंज सभी डिस्पोजेबल यूज करते हैं, यूज करने के बाद तुरंत थ्रो कर देते हैं या स्टरलाइज करते हैं प्रॉपरली। अगर डॉक्टर ने केयरलेसली ये अनस्टेराइल हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स यूज करे तो भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। अब ये जो एसटीडीज हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में लोगों को पता ना हो और अनइंटेंशनली इस डिजीज को लोग स्प्रेड करते रहे तो इसलिए इस डिजीज का प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और साथ में उसका क्योर एक प्राइम कंसीडरेशन है अगर हमें रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी चाहिए। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। अब कई सारे लोग, कोई एज फैक्टर वैसे तो नहीं है, किसी भी एज के लोगों को ये डिजीज हो सकती है, सभी एज ग्रुप के लोग वल्नरेबल हैं, इस डिजीज को कैच कर सकते हैं इजिली, पर एसटीडीज के इंसिडेंसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं बिटवीन एज ग्रुप 15 टू 24 इयर्स, जिस एज ग्रुप में आप बिलोंग करते हो। तो इस एज ग्रुप में एसटीडीज के ज्यादा केसेस आए हैं, ज्यादा केसेस मिलते हैं। डोंट पैनिक, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको पता है। तो हम देखते हैं कि प्रिवेंशन क्या क्या है, इस डिजीज से बचने के क्या तरीके हैं, क्योंकि प्रिवेंशन तो हमारे अपने हाथ में है। तो क्या हम तरीके अपना सकते हैं? पहली चीज है अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। किसी अननोन पर्सन की हेल्थ के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होगा कि उसको कौन सी डिजीजेस हैं, इसलिए अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, बी लॉयल टू योर पार्टनर, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स ड्यूरिंग क्वाइटिस, हम पहले भी बात कर चुके हैं। बैरियर मेथड अकेला वो मेथड है जो कंट्रासेप्शन के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा इन केस ऑफ डाउट गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। तो डिजीज का टाइमली डिटेक्शन हो जाए तो हमें एक अवेयर सिटीजन की तरह तुरंत ही डिजीज का डायग्नोसिस करवा के उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि सोशल स्टिग्मा के चलते हम चुपचाप बैठे रहें और डिजीज को और ज्यादा बुरी स्थिति में बढ़ने का मौका दें। तो ये सारे हैं मेथड कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। लिमिट योर पार्टनर, talk to your partner, get tested, avoid alcohol and drugs, और इस तरीके से educate yourself and create awareness in your society so that we all together can form a reproductively healthy society. With this, we are going to finish this topic, sexually transmitted diseases. In next video, we will study about infertility. Till then, take care. Goodbye.